भारत में स्वदेशी सॉफ्टवेयर का उदय। आज के इस दौर में ना किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी मिलिट्री या इकोनॉमी से नहीं बल्कि उसके सॉफ्टवेयर से भी नापी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे गहराई से समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो ये सोर्स उठाता है वो ये है कि क्या हम इस डिजिटल युग में सचमुच पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? देखिए, राजनीतिक तौर पर तो हम आज़ाद हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बात इस डिजिटल दुनिया की आती है तो क्या हमारी आज़ादी वाकई वैसी ही है? यही वो बड़ा सवाल है जो हमारे आज के इस पूरे एनालिसिस की नींव है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे डिजिटल युग की आज की सच्चाई से, फिर समझेंगे कि विदेशी सॉफ्टवेयर पर हमारी निर्भरता के क्या जोखिम है। इसके बाद हम चीन के टेक मॉडल को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, स्वदेशी समाधानों की ज़रूरत पर बात करेंगे, इसमें इन्वेस्टर्स का क्या रोल है उसे समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे भारत के तकनीकी भविष्य की। तो आइए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डिजिटल युग की वास्तविकता जो आज के समय में किसी भी आधुनिक शक्ति की असली नींव बन चुकी है। अगर हम अपने आसपास देखें तो मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन गेम्स, वीडियो प्लेटफॉर्म्स और अब ये नया एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। सोर्स बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि ये टेक्नोलॉजीज अब सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट या सहूलियत के लिए नहीं रह गई हैं। ये आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और उसकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करने वाले सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। और इसी बात से जुड़ा है हमारा दूसरा और बहुत ही अहम सेक्शन, विदेशी सॉफ्टवेयर का जोखिम। कैसे हमारा पैसा और हमारा डेटा दोनों देश से बाहर जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि इन विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर हमारी इतनी ज्यादा निर्भरता के असली खतरे क्या हैं? इस लेख में 3 सबसे बड़े और गंभीर खतरों की तरफ इशारा किया गया है। पहला, इन ऐप्स से होने वाली करोड़ों अरबों की कमाई सीधे विदेशी कंपनियों की जेब में जाती है, मतलब हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। दूसरा, हम यूजर्स का सारा डेटा विदेशी सर्वरों पर स्टोर होता है। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, वो है सुरक्षा का जोखिम। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि इस डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है और आर्थिक फायदों के लिए इसे हमारे दुश्मनों को बेचा भी जा सकता है। जरा एक पल के लिए इस बहुत ही डरावने सिनारियो के बारे में सोचिए। क्या होगा अगर कोई विदेशी ताकत अचानक से भारत को अपनी सॉफ्टवेयर सेवाएं देना ही बंद कर दे? मान लीजिए अगर कभी किसी विदेशी ताकत के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ जाएं और वो रातों रात हमारी डिजिटल सर्विसेज कट कर दें, तो क्या होगा? लेख के मुताबिक इससे पूरे देश के सिस्टम में हाहाकार मच सकता है। आज हमारी जो डिपेंडेंसी है ना, उसे देखते हुए ये एक ऐसा बड़ा रिस्क है जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अब इन विदेशी सॉफ्टवेयर्स के खतरों को समझने के बाद आइए अपने तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, जहां हम चीन के तकनीकी मॉडल को डिजिटल आत्मनिर्भरता की एक केस स्टडी के रूप में देखेंगे। इस पूरी स्थिति को अच्छे से समझने के लिए सोर्स ने चीन का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है। अगर हम दोनों देशों की तुलना करें तो एक तरफ चीन है जिसने बहुत पहले ही विदेशी ऐप्स के अपने खुद के स्वदेशी विकल्प बना लिए। उन्होंने अपनी घरेलू कंपनियों को बढ़ावा दिया और आज नतीजा ये है कि उनकी टेक कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती हैं। साथ ही उनके नागरिकों का डेटा भी सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ लेख में भारत की जो आज की स्थिति बताई गई है, उसमें हम अभी भी काफी हद तक विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर हैं। हमारा डेटा भी रिस्क पर है और हमारा पैसा भी लगातार देश से बाहर जा रहा है। इस साफ और बड़े अंतर को देखने के बाद अब हम अपने चौथे सेक्शन पर आते हैं, स्वदेशी समाधानों की आवश्यकता और कैसे ये हमारे युवाओं को सशक्त बना सकता है। लेख में एक बहुत ही मजबूत तर्क दिया गया है कि भारत के पास चीन से भी कहीं ज्यादा युवा शक्ति और टैलेंट है। हर साल यहां से लाखों इंजीनियर्स निकलते हैं, बस उन्हें सही दिशा देने की जरूरत है। यहाँ कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स बताए गए हैं जहां स्वदेशी विकल्पों की सख्त जरूरत है। जैसे सोशल मीडिया के लिए हमें अपने खुद के डोमेस्टिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे। गेमिंग इंडस्ट्री में ऐसे गेम्स चाहिए जो हमारी भारतीय संस्कृति और शिक्षा से जुड़े हों। सॉफ्टवेयर और एआई को हमारी अपनी भारतीय भाषाओं के हिसाब से डेवलप करना होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड सॉल्यूशंस में हमें पूरी तरह से अपने खुद के स्वदेशी विकल्प तैयार करने होंगे। और देखिए, ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप करने तक सीमित नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा नेशनल एंगल भी है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और स्वदेशी अपनाओ। लेख हमें याद दिलाता है कि इन राष्ट्रीय अभियानों का असली मकसद सिर्फ फैक्ट्रियों में सामान बनाना नहीं है। इनका लक्ष्य है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाना। अगर हम ये स्वदेशी सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो इसके फायदे क्या होंगे?
सोर्स में इसके कई बड़े फायदों की लिस्ट दी गई है। सबसे पहला तो हमारा घरेलू पैसा देश में ही रुकेगा। हमारे लाखों युवाओं के लिए नई जॉब्स क्रिएट होंगी। भारत को तकनीकी तौर पर आत्मनिर्भरता मिलेगी। हमारा डेटा सुरक्षित होगा, जिससे नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। और सबसे अहम बात, विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर हमारी जो निर्भरता है वो काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन ये सब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से तो नहीं होगा ना। इसके लिए हमें अपने 5वें सेक्शन पर बात करनी होगी, निवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका, जहां पूंजी और प्रतिभा का मिलन होता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि टैलेंट बिना कैपिटल के बहुत दूर तक नहीं जा सकता। लेख में निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही क्लियर कॉल टू एक्शन है। पहला स्टेप है हमारे भारतीय टेक स्टार्टअप्स में बेझिझक फंडिंग करना। दूसरा, यंग और टैलेंटेड इंजीनियर्स के रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D को सपोर्ट करना। तीसरा कदम है उन कंपनियों में भारी निवेश करना जो डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स बना रही हैं। और चौथा, सिर्फ विदेशी कंपनियों का कॉपी पेस्ट मॉडल बनाने के बजाय असली और ग्राउंड ब्रेकिंग भारतीय इनोवेशन को बढ़ावा देना। हमें इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा कि स्वदेशी टेक में इन्वेस्ट करना कोई चैरिटी या सिर्फ देशभक्ति का काम नहीं है। ऑथर का बहुत ही क्लियर मानना है कि भविष्य की जो ग्लोबल इकोनॉमी होगी उसे पूरी तरह से AI, डेटा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही कंट्रोल करेंगे। इसलिए आज अगर हम अपने इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये फ्यूचर का सबसे प्रॉफिटेबल और स्मार्ट बिजनेस मूव साबित होगा। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में, सेक्शन 6, भारत का तकनीकी भविष्य, एक कंज्यूमर से क्रिएटर बनने का सफर। क्या भारत ये सब कर सकता है? बिल्कुल। लेख में साफ बताया गया है कि हमारे पास वो सब कुछ है जो एक डिजिटल सुपर पावर बनने के लिए चाहिए। हमारे पास टैलेंट का एक बहुत बड़ा समंदर है। हमारे मार्केट का साइज इतना बड़ा है कि दुनिया की हर कंपनी यहां आना चाहती है। हमारी युवा शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है और आज जो मौके हमारे सामने हैं वैसे पहले कभी नहीं थे। हमारा गोल एकदम क्लियर है। हमें टेक्नोलॉजी के सिर्फ एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता बनकर नहीं रहना है, बल्कि हमें इसका क्रिएटर यानी निर्माता बनना है। ऑथर ने इस एक्सप्लेनर के कंक्लूजन में एक बहुत ही इंपैक्टफुल बात कही है। जिस तरह हम फिजिकल चीजों में मेड इन इंडिया या स्वदेशी अपनाने पर जोर देते हैं ना, ठीक वैसे ही स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपनाना भी अब हमारी एक नेशनल जरूरत बन गया है। ये सिर्फ एक तकनीकी मांग नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए उठाया जाने वाला सबसे जरूरी कदम है। तो फाइनली ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भारत सिर्फ एक डिजिटल कंज्यूमर ही बना रहेगा या फिर वो उठकर एक ग्लोबल टेक क्रिएटर बनेगा? इस एक सवाल के जवाब में ही हमारे देश का पूरा डिजिटल फ्यूचर छिपा है। आपको क्या लगता है? खैर, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।